हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि हम अपने लेक्चर 1 में पढ़ के आए हैं, क्या क्या पढ़ के आए हैं, लैंड के बारे में, लैंड डिग्रेडेशन बारे में, और लैंड हमारा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हम ये देख के आए हैं। अब हमें जो सेकंड टॉपिक हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, वो था सॉइल। तो हमने सॉइल के बारे में देखा कौन कौन से फैक्टर सॉइल की फॉर्मेशन होती है, या सॉइल साइकिल होती है, सॉइल प्रोफाइल होती है, ये सब चीजें हम लेक्चर 1 में पढ़ के आए थे। तो अब हम अपना लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसकी पहली हेडिंग है सॉइल टाइप। अब सॉइल कितने तरीके की होती है। इंडिया हैज अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स टाइप्स ड्यू टू वेरिड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मैंने आपको बताया था, टोपोग्राफी मतलब वहां का जैसा क्लाइमेट है उसे वहां की टोपोग्राफी बोलते हैं, जिसमें वो लैंड है, प्लेन है, या फिर माउंटेन रेंज है, या ओशन के पास है, ये सब चीजें टोपोग्राफी में आती हैं। तो इंडिया में अलग अलग टोपोग्राफी मिलती है। जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया का अगर हम मैप बनाएं, एक रफ मैप, तो इंडिया हमारा कुछ इस तरह से होता है। तो हम देखते हैं ये जो पार्ट है हमारा, ये सारा हमारा इंडियन ओशन से कवर है। यहां पर हम देखेंगे तो यहां हमारी माउंटेन्स हैं, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इंडिया में बहुत ज्यादा रिवर्स भी फ्लो कर रही हैं। ओके, तो इसी वजह से जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पानी वाला इलाका है, यहाँ अलग तरह की टोपोग्राफी होगी, यहाँ माउंटेन रेंजेस हैं, यहाँ अलग तरह की होगी। ये हमारा यहाँ डेल्टा बनता है। डेल्टा मैं आपको हायर क्लासेस में अगले लेक्चर्स में दिखाऊंगा कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा बनता है तो यहाँ अलग तरह की टोपोग्राफी होती है। तो अलग अलग जगह पर इंडिया में इतनी सारी वैरायटी की टोपोग्राफी है, इसी वजह से इंडिया में अलग अलग वैरायटी की सॉइल्स भी मिलती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सी सॉइल्स हमें इंडिया में मेनली मिलती है। पहली है हमारी एलुवियल सॉइल। सेकंड है हमारी कौन सी, रेड सॉइल। थर्ड है हमारी लेटराइट सॉइल। फोर्थ है हमारी ब्लैक सॉइल। फिफ्थ है हमारी डेजर्ट सॉइल। और सिक्स्थ है माउंटेन सॉइल। ओके, तो 6 टाइप की हमारे पास सॉइल्स होती हैं। कौन कौन सी हैं? एलुवियल सॉइल्स, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, डेजर्ट सॉइल एंड माउंटेन सॉइल। ओके, तो आप इनके बारे में आप आगे क्लासेस में देखेंगे कि कैसे, जैसे बुक आगे बढ़ेगी अगले चैप्टर्स में हम इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। अभी हमें इनके डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। फिर मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूं कि एलुवियल सॉइल्स हमारी इस एरिया में मिलती हैं मेनली, रेड सॉइल हमारी इस एरिया में मिलेगी, लेटराइट सॉइल हमारी यूपी वाले एरिया में मिलेगी, ब्लैक सॉइल हमारी बिहार साइड मिलेगी, डेजर्ट सॉइल हमारी डेजर्ट वाले एरिया मतलब राजस्थान साइड, और माउंटेन सॉइल मतलब उत्तराखंड या फिर जम्मू कश्मीर साइड। ये हमारे अलग अलग टाइप के सॉइल्स होती हैं। ये एक रफ डायग्राम था आपको एक आइडिया देने के लिए। इनके बारे में डिटेल से हम आगे क्लासेस में देखेंगे। तो जो हमारी अब नेक्स्ट हेडिंग आती है वो आती है सॉइल डिग्रेडेशन। अब हमने ऐसे ही एक टॉपिक देखा था लेक्चर 1 में, जो था लैंड डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है? तो इससे रिलेटेड हमने एक टॉपिक पढ़ा था जो था लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन क्या था कि लैंड कैसे कैसे खराब हो जाता है या कैसे कैसे उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। वैसे हम इसमें देखेंगे
सॉइल डिग्रेडेशन में कि कैसे कैसे सॉइल की भी जो फर्टिलिटी होती है या सॉइल की जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे किन किन चीजों से कम हो जाती है। ओके, तो इसमें देखते हैं soil degradation is an evolution that occurs when soil loses its quality and productivity। तो जब सॉइल अपनी क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी लूज कर देता है तो जब सॉइल डिग्रेडेशन होती है। ह्यूमन एक्टिविटीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स आर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। कौन कौन चीजें इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब इंसानों का उस जगह ज्यादा जाना, और इसके अलावा है नेचुरल डिजास्टर, जैसे फ्लड आ जाती है कहीं पर, बाढ़, या फिर अपनी लैंडस्लाइड होती है, आपने ये सब सुना हुआ है। ओके, द मेन कॉज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इज सॉइल इरोजन। जो मेन कॉज होता है सॉइल डिग्रेडेशन का वो होता है सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन क्या होता है आइए देखते हैं। द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय रनिंग वाटर, विंड और अदर एजेंट ऑफ इरोजन। जैसे कि आप देखेंगे कोई सॉइल है, मतलब कहीं खाद डाली है और वहां पर बहुत सारा पानी छोड़ दिया जाए तो वो खाद बेकार हो जाती है। या फिर आप देखेंगे कोई किसी खेत में, माउंटेन पे फॉर एग्जांपल किसी ने खेती करी हुई है, ऊपर से पानी आता है, बारिश होती है, तो सॉइल जो होगी वहां की जो खाद डाली होगी वो बह जाएगी। ओके, तो इसी वजह से सॉइल इरोजन में ये सारी चीजें आती हैं। इट रिप्रेजेंट द फिजिकल लॉस ऑफ लेयर ऑफ सॉइल। इसी वजह से जो ऊपर की लेयर होगी वो बह जाएगी। और सॉइल एग्जॉशन और सॉइल इम्प्रोवाइजेशन। ऑन द अदर हैंड is the deterioration of the soil that becomes deficient in nutrition due to improper cultivation technique। बहुत सी जगह पे क्या होता है कि जब कोई भी खेती करी है, कोई फसल उगाई है और उसे काटते हैं तो वहां पे सही से उसकी कल्टीवेशन नहीं हो पाती, जिस वजह से भी कभी कभी हमारा सॉइल खराब हो जाता है। रनिंग वाटर इज अ मेजर एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। जैसे हम जानते हैं जितना पानी तेज बहता है उतनी ज्यादा वो ऊपर की लेयर उसकी बहा के ले जाएगा, स्पेशली ऑन स्लोप्स वेयर रिवर आर इन फ्लड। विंड इज ऑल्सो पावरफुल इरोजन एजेंट एज इट इरोड्स सॉइल विच इज ड्राई, लूज एंड विद नो वेजिटेशन कवर। दैट मीन्स अगर आप देखेंगे कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है, आंधी तूफान आता है, तो उससे भी क्या होता है धूल उड़ती है। तो वो धूल क्या होती है? अपर लेयर ऑफ सॉइल। ओके, तो आपने देखा सॉइल इरोजन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग पे चलेंगे, तब तक आप इसे एक बार देखिए। तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है सॉइल कंजर्वेशन। दैट मीन्स हर चीज को हमें कंजर्व करने की जरूरत होती है, उसी तरह हमें सॉइल को भी कंजर्व करने की जरूरत है। Soil conservation is an effort made by humans to prevent soil erosion and therefore retain the soil fertility of the soil। जैसे कि इंसान करते हैं अपने खेत में ये चीजें, जैसे जो सॉइल है उनका खराब ना हो, कोई पानी आए, बाढ़ आए, तो उनका जो सॉइल की अपर लेयर हो बह के कहीं चली ना जाए, तो उनसे उसकी खेती पे इफेक्ट पड़ता है जिससे वो ना पड़े। Soil conservation is possible if it is managed properly using soil management techniques and adapting the following measures। तो कुछ लिस्ट दी हुई है, एक बार वो हम लिस्ट देखेंगे, उसके हिसाब से सॉइल कंजर्वेशन हमारा होता है। ओके, तो पहली टेक्निक है कंटूर प्लगिंग। इसे बोलते हैं हम, पहली टेक्निक हमारी कॉन्टूर, कंटूर या कॉन्टूर, इसे दोनों तरह से प्रोनाउंशिएट किया जा सकता है। प्लगिंग। अब कंटूर प्लगिंग क्या होता है आइए हम देखते हैं। प्लगिंग एट राइट एंगल्स टू द स्लोप फॉलोइंग द कंटूर ऑफ लैंड प्रिवेंटिव एक्सेसिव सॉइल लॉस एंड रिड्यूस रन
ऑफ बाय वाटर। तो प्लगिंग क्या होती है, जब हम किसी भी खेत में जगह जगह पे गड्ढे बना देते हैं, आपने देखा होगा, वो किस लिए होता है, जैसे पानी आए तो ऊपर ऊपर से बह के चला जाए जल्दी जल्दी, वो हमारी कंटूर प्लगिंग होती है। ओके, एक कंटूर की तरह, जैसे वही कंटूर क्या होता है, ऐसे आपने देखा होगा खेतों में बहुत जगह होता है। सेकंड इज टेरेसिंग। अब हमारा टेरेसिंग क्या होता है, slopes cut into series of steps like terrace which allows the soil to remain stable and retain water. This is especially important in mountainous area. For example, कोई माउंटेन है, अब यहाँ पे बारिश होगी तो सीधा चली जाएगा, लेकिन आपने देखा होगा माउंटेन पे बहुत जगह आपको ऐसा स्ट्रक्चर भी मिलता है जैसे कोई स्टेयर्स हो या सीढ़ियां हो। तो इस सीढ़ियों जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे ही टेरेसिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पानी नीचे तो जाएगा पर रुक रुक के जाएगा, तो उस स्पीड उसकी कम हो जाएगी और सॉइल को वो लेके कम ही जाएगा। ओके, थर्ड इज स्ट्रिप फार्मिंग। स्ट्रिप फार्मिंग में क्या होता है, crops may be cultivated in alternate strips, some of which may be kept follow while the other are sown with different crops. As these crops ripen in different times, there is no time when the entire area is left bare or exposed to the agent of erosion. That means अगर आप देखें किसी खेत में, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा खेत है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ अलग फसल होगी, फिर यहाँ अलग होगी, फिर यहाँ अलग होगी, फिर यहाँ अलग होगी। जो अलग है मैं उसे ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो इसमें क्या होता है, स्टेप होती है, मतलब अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग क्रॉप उगाई जाती है और ये अलग अलग टाइम की होती हैं। जैसे यहाँ ठंड की है तो यहाँ गर्मी की होगी, फिर ठंड की, फिर गर्मी की, फिर ठंड की। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कभी ना कभी जब भी बारिश आएगी तो एक टाइम पर या तो यहाँ पे फसल होगी या इस एरिया में फसल होगी। तो इस वजह से बारिश जो आएगी ना वो एकदम से चीजें बहा के नहीं ले जा पाएंगी, उसे कोई ना कोई रोकने के लिए अवेलेबल हमेशा होगा, या तो ये फसल या फिर ये फसल। इसलिए अलग अलग मौसम की फसलें एक साथ एक ही खेत में जब उगाई जाती हैं एक एक करके स्ट्रिप्स की तरह, तो उसे स्ट्रिप फार्मिंग बोलते हैं। ओके, फोर्थ इज क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, द सेम क्रॉप मस्ट नॉट बी ग्रोन इन अ फील्ड फॉर मोर देन 2 years at its exhaust soil fertility. It is best to alternate nitrogen fixing crop with grain and fiber crops so that fertility is returned to the soil. अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, जैसे कोई खेत है, एक बार वहां पे गर्मी की उगाई गई क्रॉप, एक बार ठंड की उगाई गई। इससे क्या होता है उसमें, जैसे कि अगर आप एक ही चीज बार बार उगाएंगे किसी भी खेत में तो उसकी जो फर्टिलिटी होगी, जो उसकी उपज होगी, वो कम हो जाएगी। लेकिन जब आप क्रॉप रोटेट करेंगे, एक बार नाइट्रोजन की उगा दी, एक बार फाइबर की उगा दी, तो इस वजह से क्या होगा, नाइट्रोजन फाइबर की हेल्प से आपकी जो क्रॉप अपना लैंड होगा उसकी फर्टिलिटी वापस आ जाती है, और इसे ही क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। मतलब रोटेट कर करके पहले एक फसल, फिर वो कटी तो फिर दूसरी फसल, ना कि वो सेम फसल रिपीट करी। ओके, फिफ्थ है हमारा विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट। ओके, विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट क्या होता है देखते हैं। Tall growing crops and trees planted on the margin of the field act as wind breaks and help to slow runoff by water. Earth burns और embankments also help check soil erosion. जैसे कि आपने कोई खेती है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही खेत ले लेते हैं हम, तो इसके चारों ओर होगी जो इसकी बाउंड्री होगी, यहाँ पर हम बड़े बड़े पेड़ या बड़े बड़े जो पौधे होते हैं वो उन सबकी खेती कर देंगे बाउंड्रीज पे, जिस वजह से जब भी यहाँ पानी आएगा तो वो इन बैरियर्स की वजह से रुक जाएगा, आगे नहीं जाएगा, या फिर जाएगा तो बहुत कम स्पीड से जाएगा कि वो सॉइल्स को अपने साथ बहाकर ना ले जाए। ओके, तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो खेत होते हैं जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, जिस एरिया में, माउंटेन्स में आप देखेंगे
तो वहां ऐसी खेतों के चारों तरफ क्या कर देते हैं, बड़े बड़े पेड़ या फिर जो प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स, उन सबको प्लांट कर देते हैं इनके चारों तरफ। ओके, तो अब हम अपनी नेक्स्ट टेक्निक देखेंगे जो कि है afforestation area which are left bare experience maximum soil erosion. Afforestation and reforestation schemes prevent these from happening as tree roots bind soil together and protect it. Trees absorb the impact of falling rain. जैसे कि सेम विंड ब्रेक की तरह ही इसमें हमने प्लांट्स यूज करे थे। इसमें हम क्या करेंगे, जो एफॉरेस्टेशन एरिया होता है जहाँ पे खेती नहीं हो सकती, उन एरिया में जहाँ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है वहाँ पर खेती करते हैं उनके साइड में छोटी छोटी जगह पर, जिससे क्या होता है, पेड़ जो होता है वो बारिश को रोक लेते हैं, उसकी फ्लो को रोक देते हैं, जिस वजह से वो खेती जो होती है छोटे छोटे एरिया में वो खराब नहीं होती। ओके, नेक्स्ट इज ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स। ओवरग्रेजिंग दैट मीन्स घास चरना। अब ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल क्या है देखते हैं। दिस मस्ट बी चेक एंड ग्रास शुड बी अलाउड टू रीग्रो सो दैट इट प्रोटेक्ट द टॉप सॉइल फ्रॉम विंड एंड रेन। मतलब क्या होता है, अगर हम अपने जानवरों को उन्हें चराने के लिए छोड़ दें तो वो जितना खाएंगे उतना ज्यादा उनकी ओवरग्रेजिंग होगी। इस वजह से क्या होता है, ये तेज हवाओं से और बारिश से उन्हें क्रॉप्स को, छोटे छोटे क्रॉप्स को बचा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ, तो यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है जिससे हम सॉइल्स को अपनी बचा सकते हैं। देखिए कैसे, कंटिन्यूस कल्टीवेशन एग्जॉस्ट सॉइल्स न्यूट्रिशन। जैसे लगातार हम खेती करते हैं तो उससे सॉइल की जो उपज होती है वो कम हो जाती है। सॉइल फर्टिलिटी मस्ट बी मेंटेन बाय द एप्लीकेशन, दिस मस्ट बी चेक। फॉस्फेट, पोटैश एंड नाइट्रेट मस्ट बी एडेड टू द सॉइल। कौन कौन सी चीजें सॉइल्स में एडेड होनी चाहिए? फॉस्फेट, फॉस्फेट के अलावा क्या क्या चीजें होती हैं? पोटैश, पोटैश एंड नाइट्रेट, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये मेनली यूज होते हैं किसी भी खेत को फर्टाइल बनाने के लिए, उसकी सॉइल्स बचाने के लिए, सॉइल कंजर्वेशन में। अगर ये चीजें खेत में डाली जाएं तो खेत की जो उपज है वो बढ़ जाती है। ओके, लेकिन एक प्रॉपर वे में डालना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने बहुत सारा पोटैश, बहुत सारा फॉस्फेट और नाइट्रेट डाल दिया। ये सब एक लिमिट में होता है, एक बैलेंस की तरह होता है, जो कि आजकल आप देखेंगे टीवी चैनल्स पे भी ऐड आते हैं कि खेती के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ने ऑफिस बना रखे हैं जहाँ पे जाके वो आपकी खेत की जांच करेंगे मिट्टी की, वो बताएंगे कि आपको कितना फॉस्फेट, कितना पोटैश और कितना नाइट्रेट उसमें डालना चाहिए। ओके, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वाटर। वाटर के बारे में हम चैप्टर 1 से पढ़ रहे हैं। कितना है हमारे पास पूरी अर्थ पे वाटर? 70%। 70% में से कितना हम पी सकते हैं? 0.1%। तो अब इसके बारे में हम देखेंगे। There are more than 326 million trillion gallons of water on earth. Okay, less than 3% of all this water is fresh water. Of that amount, more than 2/3 is locked up in ice caps and glaciers. With so much water around, it seems there's enough to see us through for millions of years. But did you know even water, which seems to be in abundance, might one day become scarce? That means कुछ चीजें जो हमें लगता है कभी खत्म नहीं हो सकती, जैसे हम देखते हैं चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन वो चीज भी एक दिन हमारे लिए स्कार्फ या फिर मतलब हमारे लिए खत्म कभी ना कभी वो चीज हो सकती है, क्योंकि पीने का पानी तो कम ही है, वो मेनली ग्लेशियर या उसमें
आइस क्यूब जो मतलब ग्लेशियर्स होते हैं हमारे बड़े बड़े ग्लेशियर, आइस कॉप्स होते हैं, आपने देखे होंगे इनकी इमेज, आप एक बार गूगल करेंगे कौन कौन सी आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। तो ये जो होते हैं आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, ये पानी से होते हैं, फ्रेश वाटर के बने हुए होते हैं, लेकिन जो हमारे पास पीने का होता है वो इससे भी कम होता है, क्योंकि हमें तो इन्हें पिघला के हम पी नहीं सकते वहां पे जाके। इसके अलावा वाटर इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अर्थ एज फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर इन द ओशन। दो पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा? फ्रेश वाटर जो हमारे पीने लायक है, एंड दूसरा है सॉल्ट वाटर जो कि मेनली ओशियन से मिलता है, जिसे हम पी ही नहीं सकते क्योंकि उसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है इस वजह से। The Earth is often referred to the blue planet because when viewed from the space it appears blue। हमें पता है अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो अर्थ हमारी पानी की वजह से ब्लू ज्यादा दिखती है। इसके अलावा वाटर कवर्स 70% ऑफ अर्थ एरिया, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए तो मोस्ट अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारे पास वाटर। However, over 97% of the earth water can be found in the ocean। और इस 70% में से जो 97% होगा वो हमारा ओशियंस में मिलता है। Ocean water is blackish, meaning it contains minerals such as salt and hence known as salt water। इसमें मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, इस वजह से इसे सॉल्ट वाटर बोला जाता है। A mere 2.78% of the world water exists as fresh water। कितना? वही मैंने आपको बताया 2.78% हमारे पास कम से कम फ्रेश वाटर अवेलेबल है, जिसमें से ज्यादातर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स की फॉर्म में हमें मिलता है। ओके, which can be used by humans, animal and for agriculture। The abundance of salt water versus the scarcity of fresh water is a global water resource problem that humans are working to solve। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉल्ट वाटर को हम कैसे फ्रेश वाटर में चेंज करें जिससे हमारी पानी की दिक्कत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। Fresh water is often in high demand as water resource for humans and animal consumption। फ्रेश वाटर ज्यादा डिमांड में, हमें पता है किस लिए, क्योंकि इंसानों के पीने के लिए फ्रेश वाटर ज्यादा जरूरी होता है। इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए, इरिगेशन के लिए, हर चीज के लिए हमें फ्रेश वाटर चाहिए होता है। 3/4 of fresh water can be found in ice and glacier rivers, freshwater lakes such as North America Great Lakes, okay, and in Earth atmosphere as water vapors। तो इसका भी 1/3 हमें किस फॉर्म में मिलता है? आइस कैप्स एंड ग्लेशियर की फॉर्म में, या फिर हमें कैसे मिलता है ये? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ओके, द रेस्ट ऑफ द अर्थ फ्रेश वाटर कैन बी फाउंड डीप इनसाइड द ग्राउंड इन एक्वायर्स। और बहुत जितना 2/3 बचा है ये होता है हमारा ग्राउंड वाटर, जिसके लिए हम सबमर्सिबल या मोटर अपने घर पे लगाते हैं पानी खींचने के लिए। तो ये ग्राउंड वाटर होता है 2/3 ग्राउंड वाटर, 1/3 हमारा आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। ओके, ऑल ऑफ अर्थ वाटर सर्कुलेट इन वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन इट्स प्लेस विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब पानी की साइकिल, जिसके उस पर डिपेंड करता है कि पानी हमें कहां कहां कैसे कैसे मिल सकता है। ओके, फ्रेश वाटर यूजेस एंड कंजप्शन। Nearly 1/3 of fresh water consumed in a single given year is used for agriculture। मतलब हम इतना ज्यादा फ्रेश वाटर यूज करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। 3/4 मतलब 1/4 कितना होता है? मतलब फॉर एग्जांपल 250, अगर अर्थ पर पूरे हमारे अर्थ पर 1000 ml वाटर है तो हम इसमें से पहले 1/4 निकालेंगे, दैट इज 250 ml, और 250 ml का भी कितना? 3/4 मतलब 250 के भी हम 4 हिस्से करेंगे, तो 250 का 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 60 4 5
62.5 ml वाटर। अगर अर्थ पर 100 ml है तो हम 62.5 ml एक साल में एग्रीकल्चर के लिए ही यूज कर देते हैं। ओके, farmer who wish to grow water loving crops in semi area divert water in another area process known as irrigation। एक टर्म्स हमें दी है irrigation। जैसे आप जानते होंगे, अगर आप कभी किसी फॉर एग्जाम्पल गन्ने का खेत लेते हैं, गन्ने के खेत में आप देखेंगे तो गन्ना कैसे ग्रो करता है, गन्ने के खेत में पानी भर दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं इरिगेशन। ओके, इट इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग और कुकिंग और बाथिंग के लिए भी फ्रेश वाटर हमारा यूज होता है। तो ये हमने वाटर और सॉइल के बारे में आज देखा। लैंड के बारे में पढ़ चुके हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।